हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी के सुनने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बात है 1796 ईस्वी की। आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट एडी एक चेचक नाम की बीमारी फैली थी पूरे विश्व में। महामारी जिसे घोषित किया गया और इसको हम स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी स्मॉल पॉक्स की है, वैक्सीनेशन की है और दो किरदारों के बीच बुनी गई है, एडवर्ड जेनर और जेम्स फिप। स्मॉल पॉक्स नाम की जो डिजीज़ थी उसमें क्या होता था, या कोई भी पॉक्स नाम का कोई भी बीमारी हो या डिजीज़ हो, वो वायरस जनरेटेड होती है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस से कोविड महामारी फैली हुई है, उसी तरीके से 1796 में स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी फैली हुई थी, जिसमें क्या था, पूरी ही स्किन पर वायरस के इन्फेक्शन के कारण फफोले या ब्लिस्टर्स या पस्चुलेट्स क्रिएट हो जाते थे और इनमें बहुत दर्द होता था, बुखार आ जाता था और ये पस भी पड़ जाता था। ये इसकी वजह से, बुखार की वजह से ये व्यक्ति की इतनी बुरी स्थिति हो जाती थी कि लोग मरने भी लगे। इस बीमारी से बहुत लोग मारे गए, इसीलिए इसको महामारी घोषित किया गया। लगभग 300 मिलियन लोग 20वीं शताब्दी आते आते मारे जा चुके थे स्मॉल पॉक्स के कारण। तो एडवर्ड जेनर नाम के जो वैज्ञानिक थे, ये एक जनरल फिजिशियन भी थे। जनरल फिजिशियन यानी एक डॉक्टर भी थे, और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये वायरस से होती है ये बीमारी, ये तो पता चल गया था। लेकिन क्या था कि उस समय पर उन्होंने देखा कि जो लोग गाय जो काउज़ होती हैं उनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो उनमें स्मॉल पॉक्स के फैलने का डर बहुत कम पाया गया, उनमें वो बीमारी नहीं देखी गई। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है जो काउ पॉक्स है वो भी वायरस जनरेटेड है और जो स्मॉल पॉक्स है वो भी वायरस जनरेटेड बीमारी है। तो हो सकता है कि काउ पॉक्स से ग्रसित जो जानवर थे, गाय या भैंसें जो थीं, उनके साथ काम करते करते उन लोगों में इतनी इम्यूनिटी आ गई कि वो स्मॉल पॉक्स के वायरस से अपने आप को बचा पाए। तो ये विचार आते ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्मॉल पॉक्स से जो लोग बीमार हैं वो भी एक से दूसरे में फैलने वाली कंटेजियस बीमारी थी, इन्फेक्शियस बीमारी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि इनकी जो स्किन से जो झड़ रहा है मटेरियल, उसको मैं एक इंजेक्शन में एक केमिकल तैयार करता हूँ उससे, और उसको इंजेक्ट करता हूँ किसी दूसरे के शरीर में। मीन्स थोड़ी मात्रा में उस बीमारी के जो वीक वायरस हैं, जो कि स्किन के रूप में झड़ चुके हैं, उनसे कोई केमिकल तैयार करके उन्होंने सोचा कि वो किसी हेल्दी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। और इस तरीके से उन्होंने पहला वैक्सीन चेचक या स्मॉल पॉक्स के खिलाफ क्या किया, आविष्कार किया। तो एडवर्ड जेनर ने इनॉक्यूलेट किया जेम्स फिप नाम के बच्चे में। जेम्स फिप नाम का एक बहादुर बच्चा था जो कि 8 साल का था। उसके शरीर में उन्होंने जो बीमार व्यक्ति था उसके पस्चुलेट्स या उसके स्किन का झड़ा हुआ मटेरियल उसके शरीर में इंजेक्ट किया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इंजेक्शन वो लगा रहे हैं। यही पहला वैक्सीन था जो कि एडवर्ड जेनर ने तैयार किया, और जेम्स फिप वो पहला बच्चा था जिसने सबसे पहले दुनिया का वैक्सीन लिया अपने शरीर में। और उन्होंने ये पाया कि अगर इस बच्चे को
स्मॉल पॉक्स से ग्रसित लोगों के बीच में अगर रखा उन्होंने, और ये देखा कि उसने इस बीमारी के खिलाफ अपने शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी, एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली थी, और उस बच्चे में यह स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी नहीं हुई। अब ये वैक्सीन वर्ड या ये कहाँ से आया? जो अभी मैंने बताया था, स्मॉल पॉक्स के साथ साथ ही जानवरों में, गायों में या काउज में काउ पॉक्स नाम की बीमारी फैली, तो काउ को वैका कहा गया, और काउ पॉक्स को हम वैक्सीनिया कहते हैं लैटिन में। तो वैक्सीन शब्द निकल कर आया, और इस वैक्सीन से एक मेडिकल साइंस में एक इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट आया कि बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन तैयार किए गए। तो वैक्सीन आखिर होते क्या हैं? Vaccines are the preparation containing heat-killed, chemically weakened pathogen or the pathogen surface coating which acts as antigen। मतलब कहने का ये है कि वैक्सीन किसी न किसी पैथोजन से बनाए जाते हैं। वो पैथोजन स्ट्रांग नहीं होता है, जैसे हम दवाई खाते हैं तो हम वायरस को कमज़ोर कर देते हैं खाते खाते, और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि हमारे शरीर के जो प्रतिरोधी तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उससे लड़ने में बहुत वीक हो जाता है, और क्या हमारे शरीर में बीमारी का सिम्टम आने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ही वीक वायरसेस को थोड़ी से अमाउंट में, बहुत थोड़ी मात्रा, या तो वीक हो जाए केमिकली, हम किसी केमिकल या दवाई से उसे वीक कर दें वायरस को, या वायरस या किसी और पैथोजन को, या हम उसे हीट इफ़ेक्ट देकर उच्च तापमान पे रख के उसे मार दें। तो उस मरे हुए वायरस या उस वीक वायरस को, या फिर हम वायरस की जो आउटर कोटिंग है जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है, उसको पूरा वायरस ना लेके उस कोटिंग को ही केवल उसके एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनसे तैयार करें एक केमिकल, और उसे इंजेक्शन में भरकर हम किसी के शरीर में प्रवेश कराएं, तो ये वैक्सीन कहलाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। इस जनरेशन के बच्चे पोलियो वैक्सीनेशन से अच्छे से परिचित हैं, और इसी तरीके से बच्चों में डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है। डीपीटी वैक्सीन जो है वो 3 बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। तो क्या होता है कि जो भी पैथोजन है या कोई भी आउटर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे शरीर में जाता है, तो एज एंटीजन काम करता है। एंटीजन क्या होती है? बाहरी प्रोटीन, शरीर के बाहर की प्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस आप देखते हैं पिक्चर्स में, उसमें स्पाइक्स से निकले रहते हैं, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन वो एंटीजन होता है उसकी सरफेस। तो उस तरीके से वैक्सीन हम तैयार करते हैं उस बीमारी का जो कारण होता है, बीमारी का जो पैथोजन होता है या बीमारी का जो वायरस होता है, उसी से हम तैयार करते हैं, या उससे मिलता जुलता वायरस होता है उससे तैयार करते हैं। केमिकल होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में हम उसे इंजेक्ट भी करते हैं, और छोटे बच्चों को ये ड्रॉप्स की फॉर्म में भी बनाए जाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से एडवर्ड जेनर को क्योंकि उन्होंने इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डिजीज़ स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने पहला वैक्सीन तैयार किया, तो हम उन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने वैक्सीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दुनिया को दिया। और जेम्स फिप जो था एक बहादुर बच्चा था जिसने सबसे पहले अपने आप को तैयार किया कि हाँ मुझे वैक्सीन लेनी है, और उसने वैक्सीन ली। आज हम देखते हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन भारत ने बनाई है, लेकिन बहुत सारे लोग उस वैक्सीन को लेने से डर रहे हैं। तो हम सबको उस बच्चे का बहादुरी को याद करते हुए इस वैक्सीन को ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक बीमारी है, कोई भी एक बीमारी के ख़िलाफ़ अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं तो वो सिंगल एंटीजन के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन ले रहे हैं। डीपीटी को मैंने बताया, ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन मतलब 3
एक्सटर्नल प्रोटीन हमारे शरीर में जाते हैं, यानी कि 3 बीमारियों के जो माइक्रोब्स हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, जिन माइक्रोब्स होता है वो माइक्रोब्स हमारे शरीर को इन्फेक्ट करते हैं, तो उन तीनों के खिलाफ एक ही वैक्सीन काम करती है, तो उसको हम ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन या डीपीटी बोल देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीनेशन काम कैसे करता है, वैक्सीन काम कैसे करती है। हम सबको पता है हमारे शरीर में एक प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बोलते हैं, शरीर की इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये जो सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम होता है शरीर का, जिसमें जो रक्त के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं और शरीर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी भी बाहरी प्रोटीन, जैसे मैंने एंटीजन कहा, या पैथोजन जो रोग का कारण होता है, उससे क्या करती हैं, लड़ाई लड़ती हैं और उसको मार देती हैं, उसको कमज़ोर कर देती हैं, इतना कमज़ोर कर देती हैं कि वो शरीर में हमारे रोग के लक्षण को, हमारे शरीर को प्रभावित करना या इन्फेक्ट करना, वो पैथोजन बंद कर देता है। तो ये जो वैक्सीनेशन है वो 2 तरीके से काम करता है। जब किसी हेल्दी व्यक्ति को वैक्सीन दिया जाता है तो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए उसमें उस वैक्सीन के अंदर तो बीमारी को उत्पन्न करने वाले वीक पैथोजन होते हैं, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ उस इंजेक्शन के थ्रू पहुंची हुई थोड़े से अमाउंट में जो माइक्रोब्स पहुंचे हैं उनके साथ लड़ाई लड़ती हैं और एक कॉन्फिडेंस या एक इम्यूनिटी पावर डेवलप कर लेती हैं, और ताकि भविष्य में कभी भी उस तरीके का पैथोजन हमारे शरीर में अगर एंटर करता है, उस तरीके का एंटीजन हमारे शरीर में एंटर करता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है, उससे फाइट करने के लिए तैयार रहता है। हम सब ने देखा कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। बिल्कुल सेम कहानी चेचक की रही है, और चेचक या स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो 1978 आते आते, मीन्स मैंने आपको कहानी शुरुआत की थी 1796 से, 1796 से, और उसके कई सालों के बाद 1978 आते आते पूरे दुनिया में केवल जो 1978 में लास्ट केस चेचक का आइडेंटिफाई किया गया और उसको भी वैक्सीनेशन के थ्रू हमने उसको ठीक किया। तो इस तरीके से क्या है कि आज हम पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर चेचक नाम की कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग चेचक को चिकन पॉक्स नाम की बीमारी, जिसे हम छोटी माता कहते हैं, उससे भी वो कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स से बहुत अलग है। स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस पृथ्वी पर या पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि इसको वैक्सीनेशन के द्वारा पृथ्वी से इसको इरेडिकेट कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब दूसरे टाइप का वैक्सीनेशन आपने देखा कोविड-19 के केस में, उपचार की प्रक्रियाओं में हमने सुना कि प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या? वो पैसिव वैक्सीनेशन है। पैसिव मतलब निष्क्रिय वैक्सीनेशन, और एक्टिव वैक्सीनेशन में हमारे शरीर में जैसे ही वैक्सीन गया, हमारा इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन, उस रोग के कारण, यानी उस पैथोजन या उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो एंटीबॉडीज़ बनाने की भी शक्ति हमारे शरीर में होती है अगर हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन अगर हम कोविड-19 या किसी और वायरस जनरेटेड या किसी और भी माइक्रोब से ग्रसित हो गए हैं तो शरीर इतना वीक हो जाता है, क्योंकि अब तो हम बीमार हैं, बीमार बेड पे पड़े हुए, तो हमारा शरीर इम्यूनिटी डाउन इतनी है, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है इम्यून सिस्टम कि अब एंटीबॉडीज़ भी नहीं बना पा रहा है। लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है कि मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और उसका हमें उपचार करना है। तो क्या करना होगा? उस पैथोजन से लड़ने के लिए शरीर में
उस पैथोजन के या उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ चाहिए जो हमारा शरीर बना नहीं पा रहा है। तो क्या करते हैं कि अगर उस बीमारी से जैसे कोविड, किसी को कोरोना या कोविड-19 की बीमारी हो गई है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं जो कोरोना के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकती हैं। तो उस एक बार कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए व्यक्ति के शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ चुकी होती है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं, तो क्या किया जाता है, उस व्यक्ति से जो कोरोना वायरस से की बीमारी से निकल कर आ चुका है, उस व्यक्ति के शरीर से का प्लाज्मा लिया जाता है। प्लाज्मा में कोरोना वायरस या उस वायरस से लड़ने के खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, मतलब वो भी एक तरीके से वैक्सीन का काम किया जाता है। और उस प्लाज्मा को, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं, उस बीमार व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि, क्योंकि वो खुद तो एंटीबॉडीज़ बना नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होती हैं। तो इस तरीके का जो वैक्सीनेशन है उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वैक्सीनेशन कहते हैं। जब हमारे पास समय इतना कम होता है, जीवन और मृत्यु के बीच का समय बहुत कम होता है, शरीर की इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति अपने एंटीबॉडीज़ खुद नहीं बना सकता, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको पहले वो रोग हो चुका है उसके शरीर का प्लाज्मा हम दूसरे व्यक्ति को चढ़ाते हैं, तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती हैं और वो व्यक्ति धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। लेकिन ये जो प्लाज्मा थेरेपी या पैसिव वैक्सीनेशन है वो कब काम करता है, जब इन्फेक्शन की अर्ली स्टेजेस होती हैं, क्योंकि उसी स्टेज में मतलब प्लाज्मा चढ़ाने की भी एक लिमिट होती है और उस व्यक्ति को और उससे लड़ने के लिए भी पैसिव इम्यूनिटी की भी एक लिमिट होती है। तो जब अर्ली स्टेज का इन्फेक्शन होता है और एंटीबॉडीज़, हम उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन हमने पहले नहीं दिया हुआ होता है, तो वो जो प्लाज्मा थेरेपी है वो, या पैसिव वैक्सीनेशन, प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। ये पैसिव वैक्सीनेशन का एक उदाहरण है, जिससे कि वो अपने अंदर जो एंटीबॉडीज़ दूसरे मीन्स किसी फ्रेंड की या किसी रिलेटिव की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अब उस शरीर, उसके बीमार व्यक्ति के शरीर में घुसकर रोग के खिलाफ लड़ाई करती हैं। तो ये पूरी कहानी थी वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, और वो किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, ये पूरी कहानी आज हमने सुनी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और इसी तरीके की कुछ वैज्ञानिक और कहानियाँ और लेकर मैं आपके समय समय पर आती रहूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।